कैसे हो भाई? पढ़े आगे सब लोग? चलो तो कुछ अनवांटेड चीजें आ जाती हैं, बस वो उनको हटा रहा था। आ जाते हैं ना कभी कभी चीजें। अरे इस पे कुछ भी आ जाता है अनवांटेड, उसको क्या करें। सर 2017 में हुई बाढ़ के बारे में दोबारा बताएं। बाढ़ हुई थी दोहरीमना, गुढ़ामलानी और 700 क्षेत्र में बाढ़ आई थी। बस आई थी, बारिश ज्यादा हो गई थी, जिससे बारिश आ गई थी। हाँ जी, पढ़े भाई आगे। क्या पढ़ा था लास्ट? हाँ जी, हाँ बालू का स्तूप पढ़ रहे थे हम लोग ना। जी हाँ भाई, हम बात कर रहे थे कि ये रेतीला मरुस्थल है और इसके अंदर पाए क्या जाते हैं? बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों के बारे में दो तीन बातें तो पढ़ ली थी कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है, और एक इन बालू का स्तूपों का जो आगे बढ़ना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरुस्थल मार्च। नेक्स्ट आता है बालू का स्तूपों का वर्गीकरण, कि बालू का स्तूप जो है ना ये कितने प्रकार के होते हैं। अब इन बालू का स्तूपों का वर्गीकरण हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं। मुख्य रूप से दो भाग होंगे। जैसे एक वर्गीकरण का आधार तो होता है वनस्पति, तो एक तो हम कह सकते हैं वनस्पति के आधार पर, एक तो हम क्या कह सकते हैं? वनस्पति के आधार पर, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं उनके निर्माण, कि इनका निर्माण कैसे हुआ और उनकी आकृति कैसी है। तो निर्माण और आकृति के आधार पर, कि भाई बालू का स्तूपों का निर्माण, सब बालू का स्तूपों का निर्माण की प्रक्रिया एक जैसी नहीं है, और निर्माण की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होगी तो उनकी आकृति भी एक जैसी नहीं होगी। तो निर्माण और आकृति के आधार पर और वनस्पति के आधार पर, ये जो वनस्पति की बात करें इसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक तो सामान्यतः वो बालू का स्तूप जो कि वनस्पति विहीन है, और एक सामान्यतः वो बालू का स्तूप जो कि वनस्पति सहित हैं। हम लोग पश्चिमी राजस्थान से संबंध रखते हैं, सब लोग लगभग पश्चिमी राजस्थान से, और देखा होगा कि भाई कुछ तो रेत के टीले ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, बस रेत ही रेत होती है, इसके अलावा वनस्पति चाहे आंकड़ा हो झाड़ी हो कुछ भी नहीं होता है। तो उनको तो क्या बोलेंगे? वनस्पति विहीन। और इन वनस्पति विहीन बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में, राजस्थान की भाषा में हम लोग बोलते हैं धोरे या धरियन। टीले तो सबको ही बोलते हैं बेटा, कैसा भी हो, चाहे वनस्पति वाला है या वनस्पति विहीन वाला कैसा भी है, सबके सब रेत के टीले हैं। लेकिन सामान्यतः वनस्पति विहीन को क्या बोलते हैं? धोरे। वनस्पति वालों को नहीं बोलते धोरे, वनस्पति विहीन। कहते ना, अरे धोरम तो घुमन को स्वाद ही अलग है। तो वो रेत के टीले थे जहां पे वनस्पति नहीं है। सम क्षेत्र की बात करें, जैसलमेर में है ना, लोग 31 दिसंबर को वहां पे जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो ऐसा क्या खास है भाई वहां पे? बस धोरे ही हैं, इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। धोरों का मतलब है कि रेत के टीले टीले वनस्पति है नहीं, और उस रेत के टीलों में अपनी गाड़ी घुमाओ, ज्यादा से ज्यादा किसी का कुछ अपने अपने नजरिए, कोई किसी का स्वाद लेता है तो किसी का स्वाद लेता है। हाँ, और कुछ एक मेरा जैसा आदमी बैठा है कि भाई वो दोपहर दिन में बैठता है तो जो हवा चलती है ना, तो उस हवा में, रेत के टीलों में यहाँ पर अपने आप ऐसे लहरें से बनती रहती हैं, उनको देखने का मजा कुछ और है। तो अपने अपने नजरिए कि क्यों जाते हैं सम के अंदर, है ना। तो ये सब लोग, आप लोग तो गए हुए होंगे, तो स्थानीय भाषा में उनको क्या बोलते हैं? धोरे या धरियन। गए हुए ना सम? 31 दिसंबर को कौन कौन गए हुए हैं? इस बार जाके देखना, स्वाद आता है। हाँ चलो, अरे पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल गया भाई। इसके अलावा एक आता है वनस्पति सहित वालों का, कुछ ऐसा कोई खास नाम नहीं है। एक आता है निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर जैसे एक तो हम लोग बोलेंगे यहां पर, एक तो कौन से आते हैं? बरखान बालू का स्तूप, एक तो आ जाते हैं बरखान। एक हम बोले, एक आ जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, एक आ जाते हैं अनुदैर्य बालू का स्तूप, एक आ जाता है तारा बालू का स्तूप,
एक आ जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप, एक आ जाता है सब्बर काफिज बालू का स्तूप, और एक अपने राजस्थान में आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। एक आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। अब इन सब को पढ़ना है, तो यहां पे तो कुछ खास नहीं है, चीजें जो है ना, चीजें जो है वो यहां से प्रश्न बनते हैं इनके साथ, कि बरखान क्या है, अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्य क्या है, तारा क्या है, पैराबोलिक क्या है, सब्बर काफिज क्या है, और नेटवर्क क्या है। हाँ जी, अब इनके बारे में पढ़ें। देखो साहब, एक की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बरखान की। सबसे पहले नाम आता है कि बरखान जो बालू का स्तूप है, उनकी विशेषता क्या है और वो पाए कहां पर जाते हैं। तो बरखान बालू का स्तूप, यदि हम बात करें इनकी, तो सबसे पहली चीज आती है कि इनकी जो आकृति है, ये आकृति अर्ध चंद्राकार होती है। देखना बेटा, मिल जाए तो दिखा दूंगा, है ना। बरखान बालू का स्तूप, इनकी आकृति कैसी होती है? अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप है ये, अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप। एक हम बात करें इनके सापेक्ष आता है कि ये जो बालू का स्तूप है, ये वनस्पति विहीन है। कैसे हैं? वनस्पति विहीन है। यदि वनस्पति कम होगी तो जाहिर सी बात है इनका अपर्दन अधिक होगा। तो एक याद रखना, ये सर्वाधिक अपर्दित हैं, सर्वाधिक अपर्दित बालू का स्तूप है, और जिनका अपर्दन ज्यादा होगा उनका प्रसार भी क्या होगा? ज्यादा। तो एक हम कह सकते हैं ये क्या है भाई? सर्वाधिक प्रसार वाले, सर्वाधिक प्रसार वाले बालू का स्तूप है। और सर्वाधिक प्रसार का मतलब भाई, हाँ जी, ये थोड़ा सा बड़ा, छोटी सी पिक्चर ला जिसमें पूरा दिख जाए। छोटी, ऊपर उनको नहीं देखना है, बालों का स्तूप को देखना है। हाँ, और एक यदि हम बात करें कि भाई इनका क्षेत्र कौन सा आता है, तो क्षेत्र की बात करें, सबसे अधिक ये कहां पर पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र। लेकिन यदि पर्टिकुलर किसी स्थान की बात करें, भाई कौन से स्थान है जहां पर ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो यहां से हम बात करें, जैसे एक तो आता है भालेरी गांव है चूरू के अंदर, एक ओसिया है जोधपुर में, एक मंडावा है, मंडावा झुंझुनू के अंदर, एक फतेहपुर है, फतेहपुर है सीकर के अंदर, एक देशनोक है बीकानेर के अंदर। ये स्थान है जहां पर इनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो एक तो हो गया बरखान बालू का स्तूप, अर्ध चंद्राकार के हैं, वनस्पति विहीन है, सर्वाधिक अपर्दित हैं, सबसे अधिक प्रसार होता है, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो, और पर्टिकुलर स्थानों की बात करें तो भालेरी गांव चूरू है, ओसिया जोधपुर, मंडावा झुंझुनू, फतेहपुर सीकर और देशनोक बीकानेर। अरे पोए खा लिए, बाहर का खाता नहीं हूं, खा लिए, अब वो पेट दर्द कर रहा है। मैं बात इसी चक्कर में बाहर का खाता नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं खाता, मेरे घर की रोटी, बाहर में सब खाना रोटी रोटी है, पोए हुए अपने सेट ही नहीं होते। हाँ, बाजार रोटी तो एडजस्ट होती है पूरी बढ़िया वाली। दिखा दे बरखान।
अरे ना, हाँ जी, नहीं बेटा ये भी बरखान नहीं है, साफ सुथरा, छोटा दिखाओ ना, नहीं बेटा ये भी नहीं है। हाँ जी, ये कह सकते हैं भाई बरखान। देखो ये अपना बरखान सामान्यतः होता क्या है, ये जो है इसमें हवा की दिशा ये है, ये हवा की दिशा है, इस हवा के साथ साथ जमाव होता चला गया, और इधर तो हवा के साथ जो है ये तो होता है ढाल मंद, और हवा के विपरीत जो है ये होता है ढाल तेज। ये पार्ट है इस प्रकार से। ये बनते क्यों है, अब इसको समझ लो। जैसे हम बात करें कि सामान्यतः कोई उच्च भूभाग है, देखो बिना अवरोध के तो कोई बालुका स्तूप नहीं बनेगा, बिना अवरोध के तो, जैसे सामने से हवा आ रही है और बीच में कोई अवरोध आ गया, तो हवा जो है उस अवरोध से टकरा करके या तो इधर से जाएगी या इधर से या इसके ऊपर से गुजरेगी। तो हवा इसके बगल से गुजरती है तो उसके साथ जो मिट्टी है वो एक तो धीरे 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 मिट्टी का जमाव होता जाता है पीछे तक, और उसके बगल में जमाव होता है, और उसकी वजह से ऐसी आकृति बनती है। तो वो था बरखान बालुका स्तूप। और यदि हम बात करें इस बरखान की तो सामान्यतः ऐसे हैं, ये ऐसे बालुका स्तूप होते हैं। ये मतलब इधर से मिट्टी आ रही है, इधर से ये जो इधर से आएगी हवा, ये हवा की डायरेक्शन है, तो हवा के डायरेक्शन की ओर जो होता है इधर तो होता है ढाल मंद, और इसके ऑपोजिट साइड की बात करें यहां पर ढाल क्या होता है, तेज। यहां पे ढाल होता है तेज। तो बरखान बालुका स्तूप। उसके बाद में नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 अपना आता है अनुदैर्य बालुका स्तूप। अनुदैर्य बालुका स्तूप, इसमें भी कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा सीधा सा है। अनुदैर्य बालुका स्तूप की बात करें, इसे एक तो कहा जाता है रेखीय बालुका स्तूप, ये भी याद रखना। इसे एक तो हम क्या बोलते हैं, रेखीय बालुका स्तूप। एक हम बात करें इसी को कहा जाता है पौना नुवर्ती बालुका स्तूप, पौना नुवर्ती बालुका स्तूप। और एक इसी को कहा जाता है सीप बालुका स्तूप। ये भी सेकंड ग्रेड तक पूछे गए कि पौना नुवर्ती बालुका स्तूप कैसा है, सीप बालुका स्तूप कैसा है भाई, ये पूछे गए। तो कैसा है, अनुदैर्य बालुका स्तूप। और यदि हम इनके निर्माण की बात करें तो इनका जो निर्माण होता है ये होता है हवा के समांतर। कैसे होता है, हवा के समांतर, और कौन से क्षेत्र में आता है उसकी चर्चा करें तो ये तो है अपना धरातल। यहां पर एक कोई बालुका स्तूप है, यदि यहां पर तेज हवा चलेगी इस दिशा के अंदर तो इस हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव होगा, और जैसे जैसे हवा आगे बढ़ेगी इसकी स्पीड कम होती है, तो ये मिट्टी जो है इस हवा के डायरेक्शन में इस प्रकार से इसका जमाव होता चला जाता है। और ये जो बालुका स्तूप बने इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्य बालुका स्तूप कहा जाता है। और यदि इनके क्षेत्र की बात करें तो सामान्यतः अपना जो महान मरुस्थल का एरिया आता है, इस महान मरुस्थल के एरिया में कैसे बालुका स्तूप पाए जाते हैं, अनुदैर्य बालुका स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद में नंबर 3 आता है भाई अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, इसको एक डायग्राम समझना, 2 डायग्राम समझाऊंगा। पहला डायग्राम जो समझ में आ जाएगा तो ठीक है। अरे अब किसा बाइटा हुए हैं, बाइटा तो मोटरसाइकिल चला रहा हूं पक्षी 2 गुनी में, वो बाइटा अलग चीज है। इनको मरोड़े गुब्बड़ गुब्बड़ को नहीं आ गया, राजस्थानी आदमी हो के भाई। हाँ नहीं, पोए बाहर का कुछ भी खा लो मत, बाहर से रोटी भी खा लूंगा ना तो भी नहीं खाता, मैं कभी खाई ही नहीं बाहर। मैं मेरा हमेशा 40 साल का होगा, हमेशा मेरे घर ही खाता हूँ, आदत ही नहीं खरी। किसी के शादी में इस चक्कर में जाता ही नहीं हूं भाई मैं, कि खाना खाना पड़ेगा, और खाना मैं खाता नहीं हूं तो बुलाना पड़ेगा, ना जाना ना बुलाना। हाँ अपने घर रहो, हुआ कुछ होगा। देखो इसको ऐसे समझना, हमने जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे तो उन चीजों को एक कल्पना के साथ समझना कि ये तो है अपना पश्चिमी राजस्थान, यहां पर तो क्या है मरुस्थल,
और उस पश्चिमी राजस्थान के बाद में ये क्या थी? अरावली, अरावली थी ना। और उसके बाद ये आगे वाला पार्ट कौन सा था? पूर्वी मैदान। ऐसा ही है, ऐसा ही तो पार्ट था। जब इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, जब इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज हवा चलेगी तो यहां पर इस मरुस्थल से वो मिट्टी का कटाव करेगी और अपने साथ लाएगी। आगे लाने के बाद वो किससे टकराती है? अरावली से। अब अरावली से टकराने के लिए इस हवा को यहां से ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठेगी और उसके बाद फिर ये आगे से क्रॉस करके और फिर आगे जाएगी। ऐसा ही तो होगा। तो जब ये हवा इस अरावली से टकराती है तो ये अरावली इसमें बाधा का काम करती है और इस बाधा से बना, तो इसलिए कई बार आता है ना अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इन्हीं को एक अवरोधी बालू का स्तूप भी कह देते हैं। इनको अवरोधी बालू का स्तूप की बात करें इस नाम से भी जान लिया जाता है। और अब अवरोध हुआ तो यहां पर जो मिट्टी आई थी, इस मिट्टी का जमाव कहां हो जाएगा? इधर इस क्षेत्र में यहां पर होगा और इधर होगी थोड़ी बहुत मिट्टी। तो इसका मतलब ये मिट्टी वो है जो पहाड़ों के साथ है। और आप में से यदि कोई सुंदा माता गया होगा, गया कोई सुंदा माता? सुंदा माता में पहाड़ और आपको रेत का टीला दोनों देखने को मिलेंगे। ऐसा देखा? मतलब पहाड़ है और पहाड़ के तलहटी में रेत का टीला है। तो वहां पर जो रेत का टीला है, जो बालू का स्तूप बना, वो इसी वजह से बना है, वो इसी वजह से बना है। तो सामान्यतः इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में, अरावली पर्वतमाला के तलहटी में पश्चिमी भाग में जो बालू का स्तूप बन रहे हैं वो ज्यादातर किस प्रकार के हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के हैं। और यदि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की स्थान की बात करूं मैं, तो इसमें दो स्थान बड़े फेमस आते हैं। एक तो आपका सुंदा माता, सुंदा माता जालोर, और एक आता है आपके पुष्कर की बात करें, बूढ़ा पुष्कर अजमेर। क्योंकि नागौर से पुष्कर जाते हैं, जब नागौर से पुष्कर जाते हैं तो पुष्कर तक तो रेत के टीले हैं और उसके बाद अरावली की पहाड़ियां। तो उस पुष्कर वाला जो एरिया है वहां पर अरावली की पहाड़ियां भी हैं और रेत के टीले भी हैं। तो वहां पर कैसे बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो यदि हम बात करें कि गुरुजी इनका निर्माण कैसे हुआ, तो इनका निर्माण आ गया हवा के समकोण पर, कि हवा आगे जाती है तो समकोण पे ऊपर उठती है और उस वजह से यहां पर इन बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ है। क्लियर है बात? चलो 3 हो गए। नंबर 4 कौन सा लिखवाया था? तारा। चलो आ जाओ भाई, तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। इस तारा बालू का स्तूप की बात करें तो ये वो बालू का स्तूप है जिनकी आकृति तारेनुमा होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? तारेनुमा। अब गुरुजी तारेनुमा क्यों बनी? तो भाई तारेनुमा इसलिए बनी क्योंकि सामान्यतः ये तो कोई उच्च भाग है, यदि इधर से हवा आएगी तो मिट्टी दूर तक जमा हो जाती है, तो एक किनारा निकल गया। इधर से हवा आई तो मिट्टी दूर तक जमा हो गई, इधर से आई इधर या इधर से। अर्थात यहां पर जो हवाओं की बात करें, हवाओं का संचलन जो होता है ये कैसा है भाई? अनिश्चित। यहां पर अनिश्चित हवाओं का संचलन है। तो अनिश्चित हवाओं के संचलन के फलस्वरूप जो तारेनुमा आकृति वाले बालू का स्तूप बनते हैं उनको बोलते हैं तारा बालू का स्तूप। और इनके पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो एक तो आते हैं अपने जैसलमेर के अंदर, और जैसलमेर में है ये पोखरण और मोहनगढ़, पोखरण और मोहनगढ़। और एक आ जाते हैं गंगा नगर में, और कहां पर? अनूपगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र में, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर। चलें आगे। हाँ जी, उसके बाद में कौन सा था? पैराबोलिक। एक आ जाती है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है, यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण वनस्पति के सहारे होता है, वनस्पति के सहारे। और वनस्पति की बात करें तो किसका नाम आएगा? पेड़ का। जैसे ये तो अपना धरातल है, यहां पर ये बालू का स्तूप है, रेत का जमाव है,
और भाई यहां पर हम देखें तो यहां पर अपना कोई एक पेड़ है, ठीक है जी। और जब यहां पे तेज हवा चलेगी तो वो उस हवा के द्वारा यहां से मिट्टी का कटाव करेगी और आगे जाने पर ये यहां पर क्या होता है, इस पेड़ से टकराती है। इस पेड़ से टकराएगी तो मिट्टी का जमाव इसकी तलहटी में भी होता है या इसकी जड़ों के सहारे होता है। तो पेड़ की जड़ों के सहारे जो बालू का स्तूप बना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसको हम बोलेंगे पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसके साथ एक नाम और आता है, लानोत भी नाम आता है। लानोत क्या होता है कि जब ऐसे बालू का स्तूप सिर्फ पेड़ की एक ही डायरेक्शन में बने, पूरा बन गया तो पैराबोलिक है, लेकिन यदि एक ही तरफ बने, हम बात करें यदि एक तरफ ही निर्माण हो, एक तरफ यदि निर्माण हो भाई पेड़ के, तो उसको क्या बोलते हैं, लानोत बालू का स्तूप भी कहा जाता है, जिसको नेवछा का नाम भी आता है। लानोत नहीं पढ़ो तो नेवछा पढ़ लो, ये तो पढ़ा होगा कईयों ने। नेवछा, पेड़ के एक ही ओर जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेवछा। और यदि हम बात करें कि गुरुजी इनका क्षेत्र कौन सा है, तो इनका क्षेत्र आ जाता है संपूर्ण राजस्थान। ये पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा। अब एक चीज और है, बालू का स्तूप के मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा रेत का टीला होगा। बालू का स्तूप को निर्माण की प्रक्रिया यदि समझनी है तो अपने घर से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वो ये, इस बहाने बैठ जाऊंगा हाँ, पश्चिमी भाई कुछ मेवाड़ के भी हैं, हाँ कुछ हम मेवाड़ के नहीं, मेवाड़ के मारवाड़ के नहीं है, हम लोग कहीं के भी हो राजस्थान में, गर्मियों में सब जगह आंधी चलती है। जब आंधी चलती है ना तो अपने घर में देखना, महिलाएं खास करके सबको पता होगा, आप लोगों में से यदि किसी ने झाड़ू निकाली तो पता होगा कि अपन जब आंधी आती है तो कमरे के अंदर मिट्टी का जमाव होता है, और वो मिट्टी जो है वो धीरे 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 देखते ना तो थोड़ी 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 ज्यादा किनारे कोने की ओर बढ़ती है। पहले थोड़ी थोड़ी नीचे आंगन जो अपना फर्श है दिखता है, और उसके बाद में धीरे धीरे मिट्टी ज्यादा हो जाती है, नीचे से फर्श नहीं दिखता। इसका मतलब वो वहां पे जमाव है, बस हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी 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 देर मिट्टी 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 इकट्ठी हो जाती है, और किनारे में देखना मिट्टी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वही वो जो जमाव है वो भी बालू का स्तूप है, वो भी बालू का स्तूप है, बस उनका आकार छोटा है। तो इनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन मिट्टी का जमाव जो है ना वो सब क्या है, बालू का स्तूप। अंगारन और गोंडवाना एक दूसरे की विरुद्ध गति क्यों की, अब कर ली, अब तो क्या इलाज है इसका, तो किसी ने अध्ययन नहीं किया ना, कर ली भाई। हाँ कभी नेट की तैयारी करोगे तब बताऊंगा बेटा, अभी नहीं, रीट में नहीं। चलो, तो एक तरफ को क्या बोलते हैं, नेवछा, और इसके साथ एक लाइन और आती है, इनको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन तो बची गई, हाँ जी, हेयर पिन के आकार के बालू का स्तूप। कैसे हैं ये, हेयर पिन आकार के बालू का स्तूप। महिला के बालों के जूड़े नुमा बालू का स्तूप भी कौन से हैं, यही पैराबोलिक आते हैं। उसके बाद भाई एक आता है सब्बर काफीज, एक आता है सब्बर काफीज बालू का स्तूप। और यदि हम बात करें तो इसका जो निर्माण है यह भी वनस्पति के सहारे होता है, इसका निर्माण भी वनस्पति के सहारे होता है, बस इसके अंदर नाम बदल जाएंगे, एक होगा आक व झाड़ी, आक व झाड़ी। भाई देखो, यदि हम बात करें यहां से, ये तो है धरातल और ये है अपना बालू का स्तूप, यहां पर है अपनी आक और झाड़ी, ये हो गया आक और ये है अपनी झाड़ी। अब रात खेत में गए होंगे ना, तो खेत में आक और झाड़ी के साथ देखना एकदम साफ सुथरी मिट्टी होती है। जो आकड़ों और झाड़ी हुआ ना, डोली पर हुआ है, खेत में कट्ठे भी हुए, वो क्या सारा एकदम साफ मिट्टी हुआ है, कांकरों को नहीं हो भाई, एकदम बारीक और एकदम साफ मिट्टी होती है। तो वो बारीक और साफ मिट्टी आई कहां से, हवा के साथ उड़ के आ रही थी,
आग और झाड़ी से उलझ करके वहीं रह गई बेचारी, तो वहीं है वो, इसलिए साफ मिट्टी थी। तो वही बात यहां से है कि जब यहां पे तेज हवा चलती है, मिट्टी उड़ती है और ये आग और झाड़ी के साथ फंसती है, तो इनके सारे इनके जमाव हो जाता है। ये जो बालू का स्तूप बने, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सब्बर काफिज। और सब्बर काफिज की बात करें, इसका क्षेत्र जो आता है ये भी कौन सा है, संपूर्ण राजस्थान। सुनो वापस से, थ्योरी भी लिखवाया करो, तो भी लिखवाया कहां है। हाँ जी, तो बालू का स्तूपों का वर्गीकरण एक तो वनस्पति के आधार पर, वनस्पति विहीन और वनस्पति सहित। अच्छा बता दूंगा भाई, पहले देख लो, नेटवर्क जैसा ही है, बस बता दूंगा बेटा, कोई बात नहीं, पहले सुन लो फिर आगे चलेंगे, दोबारा बढ़ेंगे, क्या मतलब है। तो वनस्पति विहीन को क्या बोलते हैं, धोरे या धैर्यन। और आकृति और निर्माण के आधार पर एक तो होता है बरखान, इनकी आकृति अर्धचंद्राकार है, ये वनस्पति विहीन है, सर्वाधिक अपर्दित होते हैं, सर्वाधिक प्रसार होता है, सबसे अधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो भालेरी, चूरू, ओसिया, जोधपुर, मंडावा, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, देशनोक, बीकानेर में। और इसमें देखो ये तो पक्का है, ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि भाई हवा के सापेक्ष तो ढाल मंद होता है, सभी बालू का स्तूपों में लगभग सब में क्या है, हवा के सापेक्ष ढाल मंदी है, और हवा के विपरीत ढाल क्या है, तेज है। उसके बाद में नंबर 2 है अनुदैर्य बालू का स्तूप, इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, पौनानुवर्ती भी कहते हैं और सीप भी कहा जाता है। और इनका निर्माण हवा के समानांतर होता है और ये अपने महान शुष्क या रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं। नंबर 3 आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इन्हीं को हम लोग अवरोधी भी कह सकते हैं। इनका निर्माण हवा के समकोण पर होता है। सामान्यतः क्षेत्र की बात करें तो अरावली पर्वतमाला के तलहटी में, अरावली पर्वतमाला की तलहटी में उसके पश्चिमी भाग में इनका प्रसार ज्यादा है। और पर्टिकुलर स्थानों की बात करें तो सुंदा माता जालोर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर। एक आता भाई तारा बालू का स्तूप, तो हवाओं का अनिश्चित संचलन होता है, पर्टिकुलर एक दिशा नहीं होती, और इस अनिश्चित संचलन की वजह से तारेनुमा बालू का स्तूप बन जाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, तारा बालू का स्तूप। स्थान जैसलमेर का पोखरण, मोहनगढ़, गंगानगर में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ की बात यहां पर की जाती है। उसके बाद में एक आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप, इनका निर्माण वनस्पति के सहारे, पेड़ों के सहारे होता है। ये हेयर पिन आकार के बालू का स्तूप है, पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। तो पेड़ के सहारे बने उसको हम लोगों ने क्या बोला, पैराबोलिक। और इस पेड़ के एक तरफ यदि कोई बालू का स्तूप भी बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेउछा। उसके बाद में सब्बर काफिज बालू का स्तूप, इनका निर्माण भी आक व झाड़ी अर्थात छोटी वनस्पति के सहारे होता है, और ये भी संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। एक बच गया ना, हाँ जी एक बच गया अपना, कौन सा, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। अब नेटवर्क का मतलब है कि सामान्यतः जैसे हम बात करें कि अनुदैर्य की बात करें, रेखीय की बात करें, उसके अंदर तो हमने ये देखा कि भाई हवा के साथ 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 ऐसे आगे चलते चले जाते हैं। लेकिन नेटवर्क में क्या होता है कि ये नहीं पता लगता कि इन बालू का स्तूपों का प्रसार किधर है। हर एक बालू का स्तूप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि यार इधर आगे बढ़े होंगे, या हो सकता है यार इधर भी आगे बढ़े होंगे, या हो सकता है इधर भी आगे बढ़े, अर्थात वो एक दूसरे के आपस में नेटवर्क की तरह जुड़े हुए होते हैं। तो मतलब इनका ये कह सकते हैं कि आपस में नेटवर्क की तरह जुड़े हुए हैं। बस इनका क्षेत्र याद रखना, और क्षेत्र कहां पर आते हैं, तो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ से हरियाणा सीमा, और हरियाणा सीमा की बात करें तो सिरसा, हनुमानगढ़ से सिरसा की ओर। ठीक है, लिखें भाई जी। अब बालू का स्तूप में पढ़ रहे थे ना, दो बातें पढ़ ली थी बालू का स्तूपों की, निर्माण और एक मरुस्थल मार्च, और तीसरी बात लिखोगे बालू का स्तूप में, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। बालू का स्तूपों का वर्गीकरण।
बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। बना लो बेटा डायग्राम छोटा सा, ऐसे कैसे वर्गीकरण कर लो एक बार। और किसी के दिमाग में आया कि गुरु जी अंगारालैंड और गोंडवाना आपस में पास पास क्यों है, दूर क्यों नहीं गए? नहीं आया तो ठीक बात है, आया तो ये कि भाई चीजें पास पास इसलिए आते हैं कि उनमें आकर्षण होता है। अब अंगारालैंड और गोंडवाना दो ही तो पार्ट थे, दोनों में क्या हुआ, प्रकृति का नियम है, आकर्षण होता है, दो चीजें होंगी तो उन दोनों में भी क्या हुआ, आकर्षण, वो पास पास आ गए। टूट के दूर क्यों गए? टूटने के बाद दूर इसलिए गए कि टूटने के बाद दूर ही जाते हैं, प्रकृति का नियम ही है। बट टूटने के बाद पृथ्वी की घूर्णन गति, ऐसे कई चीजें फैक्टर थी जो काम किए थे वहां पर। प्लेटें थे, प्लेटों का विस्थापन, कई और भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी कई फोर्स काम कर रहे हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो फोर्सेस थे उसकी वजह से दूर गए और बाद में गुरुत्व बल की वजह से वो वापस पास आते हैं। पहले एक थे, फिर टूटे, फिर वापस साथ आए, और वापस दोबारा जब साथ आए तो दोबारा टूटे, और टूटने पर फिर किसका निर्माण हुआ था, महाद्वीपों का। पहले दो पार्ट थे और महाद्वीप तो अलग अलग बिखरे हुए ना, तो फिर जब वो पास पास आके जब टकराते हैं तो फिर पृथ्वी अंगारालैंड और गोंडवाना कई टुकड़ों में टूटती है। जब कईयों में टूटती है तो ऐसा है। तिरी की सपना कुमारी करेगी जी, हरियाणा की सर्वाधिक लंबी सीमा किससे लगती है भाई? हनुमानगढ़ के साथ। कह जी आपने तो हरियाणा की सर्वाधिक लंबी सीमा, गंगानगर किसने बोला? हनुमानगढ़ के साथ ना। गुरु जी आपने अलवर बताया, मैंने कब बताया अलवर? बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया भाई। बेटा इर्ग यहां नहीं बताऊंगा, आगे सुनील आगे बताऊंगा। इर्ग, रेग और हमादा, अभी आगे चीजें आनी बाकी हैं। बढ़ो भाई आगे। बढ़ो भाई आगे। हाँ जी, बना लोगे बेटा बरखान, लिखने लिखने हैं बस, बरखान में सिर्फ लिखना लिखना है। हाँ बेटा, हाँ ऐसा कैसा छापना है। आज भी महाद्वीप गति कर रहे हैं बेटा, 100% गति कर रहे हैं। महाद्वीप नहीं बोलना, बस उनको प्लेटें बोलना, प्लेटें गति कर रही हैं। बेटा स्थलीय सीमा कौन से जिले के दिक लगती है? बेटा ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। स्थलीय सीमा कौन से जिले के दिक लगती है, क्या प्रश्न है भाई इसका? किससे लगती है? तो इसने ऐसा पूछा नहीं है ना। स्थलीय सीमा कौन से जिले के दिक लगती है, किससे लगती है, कहां से लगती है? भाई ये तो पूछोगे तो प्रश्न होगा ना, ऐसे प्रश्न नहीं मेरे बच्चे।
अरे चेप दूंगा शुरू में से ही, चेप, इनकी चिंता नहीं, पानी की चिंता नहीं, चेप दूंगा सही मैं। जिंदगी बहुत दुखी है। इन्होंने गलती कर दी यार। अच्छा ऐसे बोलो कि बेटा राजस्थान में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? अब किसी से भी पूछे तो भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं, तो सबसे बड़ी सीमा कौन सा बनाता है? झालावाड़। और सबसे छोटी कौन बनाता है? भीलवाड़ा। ऐसे मत बोलो बेटा कि मतलब पर्सन को सही तरीके से बोलो ना। स्थलीय सीमा भीलवाड़ा बता रखी है। हाँ बेटा स्थलीय क्यों बोलते? राजस्थान तो स्थलीय बनाती है। राजस्थान की सीमा बेटा सब स्थलीय ही है। कहीं जलीय होता तो दो शब्दावली का प्रयोग करो। हाँ जी अब बोल दूंगा। हाँ भाई स्थान में बेटा एक तो है भालेरी चूरू, एक है ओसिया जोधपुर, एक है मंडावा झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू, एक है फतेहपुर सीकर, एक है देशनोक बीकानेर। हो गया भाई। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ। अनुदैर्य बालू का स्तूप, ऐसा कैसा चेपना है इसको भी? हाँ जी नाम पूछ सकते हैं कि भाई इनको क्या कहा जाता है, निर्माण कैसे होता है, और क्षेत्र कैसे है? क्षेत्र कौन सा है बेटा? उतार लो ना। हाँ समझो बात को। अरे बेटा ये कई कंफ्यूज, बेटा बहुत सारे कंफ्यूज हो गए बच्चे। अरे बेटा बाड़मेर अलग चीज है कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, तब बाड़मेर है। सबसे छोटी सीमा पे मतलब सीमावर्ती जिलों में सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है, तब भीलवाड़ा है। अनुदैर्य बालू का स्तूप रेखे भी बोलते हैं, पौनानुवर्ती भी बोलते हैं, और सीप भी बोलते हैं। हवा के समानांतर निर्माण होता है। ये इधर हवा चली तो इस हवा के समानांतर इनका निर्माण हो गया, और ये क्षेत्र है। और क्षेत्र कौन सा है? महान मरुस्थल। जोधपुर के पहाड़ अरावली पर्वतमाला के समकालीन या बाद के? अरावली के समकालीन है बेटा।
चलें भाई आगे। हाँ, पश्चिमी मरुस्थल का ढाल बेटा भी आएगा, रखो थोड़ा सा सब्र। ढाल को पढ़ेंगे अभी आगे थोड़ा सा। चलें आगे। हाँ जी, उसके बाद है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। ये क्या है अपनी अरावली है ना। नहीं बेटा, इसमें पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है अनुदैर्य में। यदि सर्वाधिक पूछे तो बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो जिले का नाम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जैसलमेर में है, लेकिन पूरे क्षेत्र में बात है, पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है। अभी इनको लिखो, अभी बहुत सारी बातें लिखूंगा आगे। अनुदैर्य बालू का स्तूप अवरोधी भी बोलते हैं। हवा के समकोण पर है। क्यों अवरोधी हुआ, क्यों समकोण बना, वो हमने पढ़ा था यहां से, और वही चीजें हैं। हाँ, इसमें पर्टिकुलर स्थान जरूर है, सुंदा माता जालोर और बूढ़ा पुष्कर अजमेर। इनके चित्र मिलेंगे अनुप्रस्थ का। देख, हाँ ये देखो भाई, अनुप्रस्थ की बात करना, ये सुंदा माता का सीन है। ये जो पिक्चर है ना, ये सुंदा माता की है, पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों में देखो ये तो है, यहाँ ये तो पहाड़ी है, और यहीं पर रेत का टीला है इसमें। ये यहाँ रेत के टीले हैं, ये पहाड़ी है, और ये रेत का टीला वाला पार्ट है, मतलब पहाड़ियों में रेत के टीले हैं, पहाड़ियों के साथ। बस सुंदा माता प्रसिद्ध है इसलिए इसका नाम आ गया। और देखने तो मेरे गांव में जाके देख लेना, वहां भी है। हाँ बेटा है, अनुप्रस्थ का भी देखना मिल जाए तो, अनुदैर्य का भी। हो गया ये, आगे चलूं। और ये नाम फेमस है, यहाँ पे थोड़ी सी इनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए हमें ज़्यादा दिख जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुंदा माता और बूढ़ा पुष्कर में है, बाकी और भी जगह बहुत सारे हैं, लेकिन ये नाम फेमस हो गए, नज़र में ज़्यादा आ गए और ज़्यादा बन गए। उसके बाद है भाई तारा बालू का स्तूप, है ना। तारा बालू का स्तूप, इसमें एक लाइन बोल देता हूं मैं, ये भी दिखाना तारा वाला लिखना। इनका निर्माण, इनका निर्माण, तारा बालू का स्तूप में लिखना, इनका निर्माण हवाओं के, इनका निर्माण हवाओं के अनिश्चित दिशा संचलन से होता है। इनका निर्माण हवाओं के अनिश्चित दिशा संचलन से होता है, मतलब हवाएं किसी पर्टिकुलर निश्चित दिशा में नहीं चलती हैं। इनका निर्माण हवाओं के अनिश्चित दिशा संचलन से होता है। आकृति, आकृति कैसी है? तारेनुमा। आकृति कैसी है? तारेनुमा। ये दिख रहे होंगे, ये नेटवर्क के साथ ही जुड़े हुए, लगभग नेटवर्क के पार्ट का हिस्सा आता है, उधर ही नेटवर्क है। ये ऐसे से पार्ट है, मतलब कभी इधर से आया तो इधर बन गया, देखो अंदर यहाँ भी ढाल दिख रहा है आपको, इधर यहाँ भी स्लोप दिख रहा है, इधर से आगे जाएंगे इधर भी स्लोप है, इधर से आए इधर बन गया, इधर से आए इधर, ऐसे मतलब अंदर बीच में से खड्डा सा रहता है और बाहर से स्लोप से बन जाते हैं। ये है ना। एक लिखना आकृति तारेनुमा, और एक हो जाएगा स्थान, कि ये पर्टिकुलर कौन से स्थान पर है। स्थान, स्थान जैसलमेर में पोखरण और मोहनगढ़,
जैसलमेर में क्षेत्र आता है पोखरण और मोहनगढ़। राजस्थान का नाम प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान कब मिला भाई? पहली बार राजस्थान नाम कब आया था? 1829 में आया था ना, कर्नल जेम्स टूर ने लिया था। और अप्रत्यक्ष रूप से तो आ गया था पहला गोसुंडा शिलालेख, कब का है? 532 ईस्वी का। सब लिखवा रखा, बच्चे पढ़ो तो घर पे जाके। और गंगानगर में अनूपगढ़ और सूरतगढ़। चलो आगे बढ़ो ना भाई, आगे जी। उसके बाद है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप, हाँ जी। पैराबोलिक बालू का स्तूप सबसे पहले है निर्माण। निर्माण वनस्पति के सहारे, निर्माण वनस्पति के सहारे। आपको कोष्टक में लिखना है पेड़। निर्माण वनस्पति के सहारे, कोष्टक में लिखना है पेड़। एक लिखना, ये हेयर पिन आकार के बालू का स्तूप है। ये हेयर पिन आकार के बालू का स्तूप है। ये हेयर पिन आकार के बालू का स्तूप है। 76, ये तो सब्र काफीज है, ये भी रखना। 76 संपूर्ण राजस्थान। 76 संपूर्ण राजस्थान। संपूर्ण राजस्थान। और यहां एक नोट लगा के लिख सकते हो आप लोग। एक नोट लगा के लिखोगे, पेड़ के एक ओर, पेड़ के एक ओर, हाँ ये दिखा देना, पेड़ के एक ओर बनने वाले बालू का स्तूप को नेवछा बालू का स्तूप कहते हैं। पेड़ के एक ओर बनने वाले बालू का स्तूप को बनने वाले बालू का स्तूप को नेवछा बालू का स्तूप कहते हैं। ये देख लो, ये आपका नेवछा है, ये पेड़ है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें समझने के लिए था, कहीं पिक्चर नहीं मिली, लेकिन यहाँ देखो इस पेड़ के सारे आपको मिट्टी का जमाव मिलेगा। ये इसके सारे आपको मिट्टी का जमाव जरूर मिलेगा। और चाहे आप सड़कों के सारे, जब गाड़ी में जाते हो ना, तो सड़कों के सारे कोई पेड़ वेड़ देखोगे ना, तो उसकी जड़ों के सारे ना आपको मिट्टी थोड़ी सी ऊपर उठी हुई मिलती है, बाकी जगह से ऊपर उठी हुई मिलती है। वो सब के सब क्या है? कैसे बालू का स्तूप है? पैराबोलिक बालू का स्तूप है। ये है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है, रुकू भाई, ये लो, हो गया भाई जी। नेक्स्ट है सब्बर काफिज बालू का स्तूप। सब्बर काफिज बालू का स्तूप। सब्बर काफिज बालू का स्तूप। इसमें लिखोगे निर्माण। निर्माण, इनका निर्माण कैसे होता है ना? निर्माण डैश वनस्पति के सहारे। इनका निर्माण भी वनस्पति के सहारे है, बस रूप बदल जाता है, आक व झाड़ी। तो निर्माण वनस्पति के सहारे, आगे कोष्टक में लिखना आक व झाड़ी। आक व झाड़ी। क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र में है? संपूर्ण राजस्थान। भाई ठीक है ना? क्षेत्र कौन सा होगा? संपूर्ण राजस्थान। ठीक है,
बीच बीच में दिखा दिया करो कुछ, और दिखाना पिक्चर देख, सब्बर काफिज की भी दिखा दूं आपको, है ना वो पहले दिखाई थोड़ी देर पहले, झाड़ी वाली जी, वो जो है ना कैर वगैरह थे। कहाँ रह गया? तूने मुझे दिखाया था। हाँ जी, उसके बाद है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, इसमें लिखोगे ये सभी बालू का स्तूप, ये सभी बालू का स्तूप, ये सभी बालू का स्तूप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सभी बालू का स्तूप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र हनुमानगढ़ से सिरसा हरियाणा सीमा, हनुमानगढ़ से सिरसा ये हरियाणा सीमा। हाँ, और ये जो था ना अपना शब्बर काफिज, ये देखो दिख रहे हैं यहां पर, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं, ये देख रहे हो, इनके सारे सारे जो बन गए ना, इनके सारे ये क्या हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सब्बर काफिज बालू का स्तूप। ये है सब्बर काफिज बालू का स्तूप, ठीक है। ये यहां पर ये कौन सा है? बरखान। ये कौन सा? बरखान। इधर सलोफ वाला था, इधर ढाल वाला है, बरखान। चलो जी आगे बढ़े। अब हम बात किसकी कर रहे थे? महान मरुस्थल ना, शुष्क मरुस्थल या महान मरुस्थल को तो पढ़ रहे हैं। अब और यहां पर क्या खास बात है? हम लोग पढ़ रहे थे महान मरुस्थल को, और इस महान मरुस्थल में हमारे पास जो एरिया था वो एरिया लगभग यही तो एरिया है, इसी की बात करें। अब यहां पर और क्या क्या चीजें आती हैं? एक इसी के अंदर एक नाम आता है लाठी सीरीज, यहीं पर एक नाम आता है लाठी सीरीज। है कहां? जैसलमेर में, पहली बात। दूसरी हम बात करें कि ये है क्या, तो इस जैसलमेर के अंदर एक स्थान है पोकरण और दूसरा स्थान है मोहनगढ़। तो पोकरण से मोहनगढ़ के बीच, पोकरण से मोहनगढ़ के बीच एक भूगर्भिक मीठे जल की जो पट्टी है, जल पट्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज। जैसे अपना पोकरण से लेकर के किधर चलेंगे? मोहनगढ़ तक। यहीं पर है पोकरण, यहां पर है पोकरण, और इधर मैंने लिख दिया अपना मोहनगढ़। ये जो क्षेत्र है इसके भूगर्भ में जो मीठा जल है, इस मीठे जल की पट्टी को हम लोगों ने क्या बोला है? लाठी सीरीज बोला। अब कई प्रश्न बनते हैं यहां से। पहला प्रश्न तो ये कि गुरुजी यहां पे तो पहला तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का हिस्सा है, तो भूमि में लवणता ज्यादा है, तो पानी तो खारा होना चाहिए ना, तो यहां पर मीठा पानी कहां से आया? तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि यहां पर मीठा पानी जो है, इस मीठा पानी का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? इसका सोर्स आता है सरस्वती नदी। कि भाई एक नदी थी पहले, गंगा जमुना सरस्वती, हम लोग उसकी बात कर रहे थे, और वो सरस्वती नदी किसी भूगर्भिक परिवर्तन की वजह से, हलचल की वजह से अब धरातल पर न बह करके और भूमि के आंतरिक भाग में बहती है, और उसी का जो पानी है वो यहाँ पर आता है। तो इसी सरस्वती नदी को कहा गया यहाँ पर मीठे पानी का सोर्स। अब कह दिया तो किसी बात पे यकीन ऐसे तो नहीं किया जा सकता, तो बाद में इसी सरस्वती नदी की खोज के लिए इसी लाठी सीरीज में एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सरस्वती। की लाठी सीरीज में सरस्वती नदी को खोजने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट सरस्वती। और इस प्रोजेक्ट सरस्वती की रिपोर्ट जो आती है, यह रिपोर्ट पेश की जाती है के.एस. वाल्दिया समिति के द्वारा। एक समिति है के.एस. वाल्दिया समिति, उसने इस प्रोजेक्ट सरस्वती की रिपोर्ट जो है ना,
वो पेश की और कहा कि हाँ जी, सरस्वती नदी जो है ना ये मिथ्या नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई किसी जमाने में बहती थी सरस्वती नदी, आज नहीं है, ये तो सिर्फ वो पुरानी बातें मिथ्या है, वास्तविकता नहीं है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सरस्वती नदी मिथ्या नहीं, वास्तविकता है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर इस सरस्वती नदी को जिंदा नदी का दर्जा दिया गया है। और राजस्थान की एकमात्र नदी जिसे जिंदा नदी का दर्जा दे रखा है वो कौन सी है? सरस्वती नदी। और इसके ऊपर ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि किसी यदि आप लोग इसको पोल्यूट करोगे या इसका हनन करोगे तो आपके साथ वैसे ही आईपीसी की धाराओं के तहत व्यवहार किया जाएगा जैसा मानव के साथ किया जाता है। तो इसे जिंदा नदी का दर्जा भी दे रखा है। उसके बाद में और यहाँ पे चीजें आती हैं कि यही जो अपने लाठी सीरीज की बात करें, इसी क्षेत्र में एक पाई जाती है घास और उसका नाम है सेवण घास। ये जो सेवण घास है ये प्रोटीन युक्त घास है, दुधारू पशुओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी सेवण घास की बात करें, इसका वनस्पतिक नाम आता है लस्सीथूरस सीडिकुस। लस्सीथूरस सीडिकुस इसका वनस्पतिक नाम आता है। इसी लाठी सीरीज की बात करें भाई, यहीं पर आता है एक चांदन नलकूप। एक है चांदन नलकूप और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थार का घड़ा। क्या बोलेंगे इसको? थार का घड़ा। तो लिखोगे लाठी सीरीज। किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? महान मरुस्थल में। एक क्वेश्चन है भाई कि गुरुजी राजस्थान में सभी बालों का स्तूप वाला जिला, बेटा जोधपुर भी है, बीकानेर भी है, बाड़मेर भी है और जैसलमेर भी है। जब प्रश्न आया था तो उन्होंने किसको माना था? बाड़मेर को। बहुत पुराने, आज से कोई 15 साल पहले क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में सभी प्रकार के बालों का स्तूपा वाला जिला, तो माना था बाड़मेर। दो के युगम आ जाते हैं तो माना था बाड़मेर और जोधपुर। लेकिन आज जब देखते ना तो सब जगह मिल जाते हैं, लगभग कईयों में है। तो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा है। एक प्रश्न ऐसा भी आपके दिमाग में आ सकता है, गुरुजी सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में है? तो सबसे अधिक बालू का स्तूप वहां होंगे जो सबसे शुष्क पार्ट होगा। और सबसे शुष्क वाला पार्ट कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर बड़ा भी है, तो बड़ा होगा तो यहाँ पे बालू का स्तूप भी क्या होंगे? ज्यादा। तो सर्वाधिक तो कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है। और सभी प्रकार के कहां पे? तो जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है, बाड़मेर में भी है, जोधपुर में। इन चारों में नाम आता है बेटा। चलो लिखोगे लाठी सीरीज डैश जैसलमेर। लाठी सीरीज है कहां पर? जैसलमेर में। अब लाठी सीरीज क्या है उसकी चर्चा करते हैं। लिखोगे जैसलमेर के पोकरण से मोहनगढ़ के बीच। जैसलमेर के, अच्छा दिखा, अच्छी फोटो दिखा। जैसलमेर के पोकरण से मोहनगढ़ के बीच भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी। जैसलमेर के पोकरण से मोहनगढ़ के बीच भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी। मीठे जल की पट्टी, ये तो क्या है? अपनी लाठी सीरीज। नेक्स्ट लाइन लिखोगे यहां मीठे जल का स्रोत, यहां मीठे जल का स्रोत सरस्वती नदी को माना गया है। यहां मीठे जल का स्रोत सरस्वती नदी को माना गया है। एक लिखोगे लाठी सीरीज में, यहां पोकरण में है बेटा, यहां मतलब कहां? लाठी सीरीज में। यहां सरस्वती नदी को खोजने हेतु, यहां सरस्वती नदी को खोजने हेतु आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये, वह आईओसी व ओएनजीसी
यहां सरस्वती नदी को खोजने हेतु IOC व ONGC द्वारा प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया गया। द्वारा प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया गया। प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया गया। IOC क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, है ना? ये सार्वजनिक इकाइयां हैं। चलें आगे, इसी लाइन को कंटिन्यू करते लिखना। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट KS वाल्दिया समिति ने पेश की। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट KS वाल्दिया समिति ने पेश की, जिसके आधार पर सरस्वती नदी को, जिसके आधार पर सरस्वती नदी को जिंदा नदी का दर्जा दिया गया है। जिसके आधार पर सरस्वती नदी को जिंदा नदी का दर्जा दिया गया है। सरस्वती नदी को जिंदा नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट लाठी सीरीज लिखोगे घास, कि लाठी सीरीज में घास कौन सी है? सेवण घास। घास डैश सेवण घास। सेवण घास। और सेवण घास को के बारे में पहली लाइन लिखना, यह प्रोटीन युक्त दुधारू पशुओं हेतु उपयोगी घास है। यह प्रोटीन युक्त दुधारू पशुओं हेतु उपयोगी घास है। प्रोटीन युक्त है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। और एक लिखना वनस्पतिक नाम। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? लस्सीथुरस सीडिकुस। लस्सीथुरस सीडिकुस। लस्सीथुरस सीडिकुस। लस्सीथुरस सीडिकुस। इधर देखो सामने। हाँ, तुम्हारे चेहरे देख के समझ गया था, इधर भटक रहे थे कि कहाँ लिखा हुआ है। लस्सीथुरस सीडिकुस यहाँ है। लस्सीथुरस सीडिकुस। और एक लिखना भाई यहीं पर लाठी से लिखना चांदन नलकूप। चांदन नलकूप। चांदन नलकूप। ये चांदन नलकूप है कहां पर? पोखरण क्षेत्र में। चांदन गांव पोखरण के पास तो होगा। हाँ, तो चांदन गांव है पोखरण के पास। बड़ा लैंडमार्क पोखरण ही है। चांदन गांव, पोखरण। और एक इसमें लिखना, इसी चांदन नलकूप लिखना, इसे थार का गढ़ा कहते हैं। एक प्रश्न है, गुरुजी, बालूका स्तूप का पवन मुखी ढाल कम तीव्र एवं पावन भूमुखी ढाल तीव्र होता है, कौन से का? सबसे ज्यादा की बात करें तो ये अवरोधी के साथ आता है। जैसे बरखान की बात करें, इसमें हवा के सम्मुख सबसे कम ढाल, सबसे मंद ढाल होता है, और अवरोधी में हवा के विमुख सबसे तेज ढाल होता है। तो ये ऑप्शन पे निर्भर करेंगे। बेटा 4 ऑप्शन दोगे ना, इनमें से कौन सा बालू का स्तूप है जिसका हवा सम्मुख ढाल जो है वो मंद और हवा विमुख ढाल तेज होगा? तो वहां पर ऑप्शन होंगे 4। हो सकता है पैराबोलिक हो, एक सब्बर काफिज हो, एक अवरोधी हो और एक अनुदैर्घ्य हो। तो वहां देखना पड़ेगा हमें उसमें से। मतलब ऐसे तो जैसे बरखान है, सेम चीजें हैं।
अनुप्रस्थ की बात करेंगे, सेम चीजें हैं, दोनों में लगभग एक जैसी हानि है। तो ये ऑप्शन पे निर्भर करेगा बच्चे। हाँ जी, सबसे अधिक नुकसानदायक, तो जिसका अपर्दन ज्यादा होगा, सर्वाधिक प्रसार होगा, वही क्या होगा, सर्वाधिक नुकसान होगा। बताया था ना भाई, जिसका अपर्दन ज्यादा वो और प्रसार ज्यादा होगा, वो मरुस्थल का फैलाव क्या करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा। और ज्यादा अपर्दन और कटाव किसका है, बरखान का। बस आगे चलें, लाठी सीरीज। और क्या भाई, यहां पर देखो इसी के अंदर, हाँ जी, एक यहां पर आ जाती हैं झीलें, कि इस पश्चिमी राजस्थान की बात करें, इसमें कुछ झीलें भी बनती हैं। और पश्चिमी राजस्थान में झीलें जो बनती हैं उनको कहा क्या जाता है भाई, क्या कहते हैं उनको, हाँ जी, अच्छा, एक तो इनको कहा जाता है टाड, एक उनको कहते हैं रन, और एक कहा जाता है पलाया झील। टाड, रन और पलाया झील, ये है क्या, टाड, रन और पलाया झील। तो सामान्यतः ये अपना पश्चिमी राजस्थान है, और इसमें ये फैले हुए हैं बालू का स्तूप। एक बालू का स्तूप तो ये हो गया, और दूसरा अपना बालू का स्तूप ये हो गया। इन बालू का स्तूपों के मध्य जब बारिश होगी, जब इस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो वर्षा होने पर ये पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और पानी सिर्फ यहीं पर इकट्ठा नहीं होता, शुरुआत में पढ़ा था कि पानी कहाँ जाता है, नीचे भी जाता है, जाएगा ना, बाद में इकट्ठा तो बाद में होगा, नीचे जाएगा। और नीचे किसका जमाव है, जिप्सम का, और वो पानी को नहीं जाने देता, तो पानी नीचे भी इकट्ठा होता है, और फिर उसके बाद सरफेस पे इकट्ठा होता है। तो ये पानी इकट्ठा हो गया, और ये जो झील बनी है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टाड, रन और पलाया। इसका मतलब इनकी विशेषता क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बालू का स्तूपों के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल से निर्मित, वर्षा जल से निर्मित अस्थाई, अस्थाई व दलदली झील जो है, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे टाड, रन और पलाया। अस्थाई इसलिए बोला गया कि जरूरी नहीं अगली बार ये बने, जरूरी नहीं है कि अगली बार यहां पर ये बालू का स्तूप हो सकता है इनका प्रसार यहां पर हो जाए, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। दलदली इसलिए बोला गया क्योंकि पानी नीचे जाता है, भरा रहेगा तो पार्ट कैसा होगा, दलदली। तो बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा जल से निर्मित अस्थायी व दलदली झील को हम लोग क्या बोलेंगे, टाड, रन और पलाया झील। नेक्स्ट आता है कि यदि हम इन झीलों के एग्जाम्पल की बात करें कि भाई इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे जोधपुर की बात करें, जोधपुर में एक नाम तो आता है बाप और एक नाम आता है लावा। जैसे जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में कौन सी हैं, एक तो है पोकरण, एक है भाकरी, और एक नाम आता है बिरमसर। पोकरण, भाकरी और बिरमसर, ये वर्षा जल से निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। पानी, वर्षा का जल अपने आप इकट्ठा होता है। एक हम बात करें बाड़मेर की, बाड़मेर में एक तो आता है कौन सा, थोब, और एक है रेडाना, ये भी है क्या, रेडाना। एक हम बात करें चूरू में, तो चूरू में आती है एक तो ताल छापर, और एक आती है पड़ीहारी, पड़ीहारी। ये कुछ झीलें जो है ना, ये इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलो अब यहां पर दो तीन बातें और निकल के आ गई, तो झीलें तो समझ में आ गई, अब दो तीन बातें और निकल के आ गई। एक नाम तो आया है बाप, ये बाप कहां पर है, जोधपुर में, गांव है ये बाप गांव, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे बाप गांव। हाँ जी, बाप गांव कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। अब ये भी चर्चा के अंदर है। चर्चा में क्यों, क्योंकि यहां पर बोल्डर पाए गए हैं, और उन बोल्डरों को क्या बोलते हैं, बाप गांव में है इसलिए क्या बोलते हैं, बाप बोल्डर कह देते हैं। ये बोल्डर क्या होते हैं भाई, बोल्डर का मतलब देखो, कहानी ये थी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ ना, तो इस पृथ्वी का निर्माण हो गया, ये कहते हैं कि बाद में इस पृथ्वी के ऊपर हिम युग आए थे, हिम युग,
मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर बर्फ ही बर्फ हो गई थी, और उस युग को क्या कहा गया? हिम युग। तो अपना पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर भी तो बर्फ हुई होगी। बाद में ऐसा कहा गया कि जैसे जैसे समय बीता वो हिमयुग दौर से गुजरा तो बर्फ पिघली होगी। जब बर्फ पिघलेगी, अर्थात जैसे मैं ऐसे कहूं कि भाई ये एक पहाड़ है और इसके ऊपर बर्फ जमा हो गई, यहां तक ये क्या जमा हो गई? बर्फ। जब ये पिघलेगी तो बर्फ पीछे नीचे खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी? तो ये अपने साथ पत्थरों को भी लुढ़काएगी। भाई पानी जब बहता है तो पानी पत्थरों को साथ बहाकर लाता है ना, तो बर्फ भी आएगी नीचे की तरफ तो बहाकर लाएगी। तो बर्फ के साथ जो पत्थर हैं वो आपस में टकरा टकरा करके एकदम गोल और चिकने बन जाते हैं, और उसके बाद में ये बर्फ तो थोड़ी आगे तक जाएगी, उसके बाद तो बर्फ का पानी भी बनेगा। वो पानी बनने के बाद वही गोल चिकने पत्थर उस पानी के साथ आगे जाकर के कहीं पे जमाव हो गए, और उस जमाव को क्या कहा गया? बोल्डर। अर्थात हिम नदी के द्वारा जमा किए गए गोल व चिकने पत्थरों के जमाव को क्या बोलते हैं? बाप बोल्डर। की पहाड़ पर बर्फ जमी है, बर्फ पिघलती है तो बर्फ आगे चलेगी, वो पत्थरों को अपने साथ लेके चलती है। पत्थर आपस में टकराते हैं तो धीरे धीरे टूटते हैं। ये आप सब जानते हो। बजरी देखिए, बजरी में पत्थर नहीं आता एकदम गोल चिकना, भगवान है धरल्या कोणम। तो वो गोल चिकना पत्थर क्यों हुआ भाई? क्योंकि पानी के साथ बहता आ रहा था तो पैंदे में और आपस में टकराते उसके कोने टूट गए और क्या बन गया था? गोल चिकना। इसी प्रकार से हिम नदी के ना, नहीं ये नहीं है थे गुरुजी, अब तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दू? 11:15 तक है ना क्लास? 11:30 तक 11:15 तक 11:15, ठीक है। हाँ जी। तो वो जो हिम नदी के साथ जो पत्थर आए, पहले तो हिम के साथ चलेंगे तब टकरा टकरा के टूटेंगे, उसके बाद वो हिम पिघल जाएगी तो उससे जो नदी बनी उसको क्या बोलेंगे? हिम नदी। उससे भी टकरा, उसके पैंदे में आपस में टकरा के टूट जाएंगे और एकदम गोल बन जाते हैं, और वो जमा जहां हो गए उसको क्या बोलते हैं? बोल्डर। तो हिम नदी द्वारा निक्षेपित, बोल्डर का मतलब क्या है? हिम नदी द्वारा निक्षेपित, निक्षेपित का मतलब डाले गए गोल व चिकने पत्थरों का जमाव, उसको क्या बोलते हैं? बोल्डर। और राजस्थान में ऐसे गोल चिकने पत्थरों का जमाव कौन से गांव में मिला? बाप गांव में। और उसके पास एक गांव और है बहादुरा, बाप के पास ही गांव है बहादुरा। तो बाप और बहादुरा बोल्डर, राजस्थान में बोल्डर कहीं पर भी आए तो जिला कौन सा है? जोधपुर। बाप व बहादुरा बोल्डर। अब आ जाए कि गुरुजी इस बाप गांव के जो बोल्डर हैं, ये बोल्डर किस समय के हैं? तो या तो आपको करके आना परमेनियन युग, हिमयुग जो था, इस हिमयुग के बाद जो बर्फ पिघली थी, जिस युग में बर्फ पिघली थी वो युग कौन सा था? परमेनियन युग। या नाम आ सकता है परमो कार्बोनिफेरस युग, क्योंकि परमेनियन युग के बाद में कौन सा युग आया था? कार्बोनिफेरस युग। तो परमेनियन और परमेनियन के बाद युग था कार्बोनिफेरस। तो इन दोनों के बीच की अवधि भी आ सकती है, तो ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, या तो परमेनियन होगा या दूसरा नाम होगा या एक नाम होगा परमो कार्बोनिफेरस। ठीक है, समझ में आई बात? तो बाप बोल्डर, बाप गांव कहां पे? जोधपुर में। यहां पर क्या मिले? बोल्डर। बोल्डर क्या है? हिम नदी द्वारा निक्षेपित गोल व चिकने पत्थरों का जमाव। और कौन से युग के हैं? तो परमेनियन या परमो कार्बोनिफेरस युग के जमाव है। और झीलें, तो राजस्थान में जो झीलें पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, उनको क्या बोलते हैं? टाड्रन पलाया झील है। क्या ये बालूका स्तूपों के मध्य वर्षा निर्मित झील है? और इसके एग्जाम्पल एक और देखो, जब ये झील सूखने लग जाती है, धीरे धीरे बारिश कम होगी या पानी कम होता जाता है, तो पानी कम होने पर पानी थोड़ा सा बचा तो झीलों की लवणता बढ़ जाती है, और ऐसी झीलों को कहते हैं सेलिना झील। ऐसी झीलों को क्या बोलते हैं?
सेलिना झील की भाई जब टाड़ ने पलाया जब सूखने के समय पे होती है तो उनमें लवणता बढ़ जाती है। लवणता मतलब जैसे सपोज करो यहां तक पानी भराइए और इसमें 10 क्विंटल नमक घुल गया, तो पानी तो इतना है और 10 क्विंटल घुल गया तो खारापन कितना होगा, ठीक है, लेकिन पानी अब इतना ही रहे लेकिन नमक तो उतना ही रहेगा क्योंकि पानी तो जलवाष्प हो गया, वो तो बचा ही नहीं, नमक तो कहीं गया नहीं, तो ये क्या हो जाती है, खारापन। तो जब नमकता बढ़ जाती है इसको क्या बोलते हैं, सेलिना झील। और जब ये झीलें सूख जाती हैं तो यहां पर खेती भी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पलाया कृषि। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पलाया कृषि। एक और आता है पलाया झीलों के सूखने पर की जाने वाली खेती कौन सी है, पलाया कृषि। ये बात है यहां से, ठीक है, लिखें, लिखो भाई। हाँ जी, नहीं ये भू स्मारक नहीं है, ये भू स्मारक नहीं है। ऐसे तो विश्व में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राजस्थान में एक है ना, पलायर खड़ीन एक नहीं है। ये पलाया तो प्राकृतिक झील है, खड़ीन तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित है। क्या करना पंखे का पंखा कम भाई, पंखा कम करना, सर्दी लग रही है तुम्हें, बड़ा एसी का शौक है तो। अरे अपने एसी सेट हुए को नहीं, आप अपने सेट हुए, रात ने चला फर्राटो बार ने खाट ली गाला बा, मूंज की खाट पर सोड़ा हो गई, कुण कुण सोड़ो है, और गर्मिया में अड़ाई हो जाया करें, गमोरी को नहीं आप देसी भाषा बोलता अड़ाई बोला मंगरम, और वह मूंज की खाट पर पड़ के वह मारता है रगड़ा, आहा खा चालती किरड़ा काम। और वह वो कई बार वह सड़ घुस जाते ना घर के अंदर, काटो रे मूंज की सड़ भी तो घुसे हैं। हाँ लेकिन वो मूंज की खाट, बेटा बताऊंगा आगे बहुत कुछ बताऊंगा, अभी तो शुरुआत ही हुई पश्चिम मरुस्थल की, बहुत सारी कोई हजारों बातें लिखवाऊंगा। तुम हाथ खड़े कर दोगे, गुरुजी इतना बड़ा पश्चिम मरुस्थल है क्या, रोको थमो जरा, तुम कहोगे इतनी बातें बता दूंगा, एक लाइन गांव की बता दूंगा, है ना। तो मतलब वो मूंज की खाट पे आहा सोन को स्वाद ही और सोएडा हो ना, बस बस इसो ये स्वाद आना चाहिए। तो यहाँ अब नहीं सोना है, वो फीलिंग नहीं लेनी अभी, अभी वो फीलिंग लेनी नहीं है, हैं 1 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, नींद आ रही है तो 2 मिनट रुक जाओ ना। ऐसा कौन से भाई ट्रेन छूट गई कि 5 मिनट नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं हो कि नहीं बस पढ़ा दो गुरुजी हमारा समय खराब हो गया, होता है। लेकिन आज तक 20 साल के हो गए तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं 20 साल तक हमने, यदि 20 साल तक हमने इतना समय दे दिया तो 5 मिनट और दे सकते हैं ना, हैं। चलो लिखें, सूखा हुआ मैदान बालसन नहीं होगा क्या, मैदान होगा, अलग चीज है, बालसन अलग चीज है मेरा बेटा राम कुमारी नाठावत, बालसन अलग चीज है। बालसन बालसन मैदान नहीं होता, बालसन झील है, हैं। अरे रुकमणी से राम नहीं, रुकमणी हम दिखा को नहीं दूर यार, आंखें कमजोर है ना, रुकमणी सॉरी, रुकमणी बेटा बालसन झील है, मैदान नहीं है, हैं। शायरी सुना दूं सर, मारवाड़ी मत बोलो, हम बांसवाड़ा वालों को समझ नहीं आता अब बात भी तेरी ठीक है भाई। और शायरी यार मैं कॉलेज के टाइम में ही कौन सुनाया कि नहीं, अब क्या सुनाऊंगा, काश उस समय सुना देता तो ठीक रहता। चलो अब लिखते हैं पहले पका। अरे मेरे पास से कोई ऐसा कुछ शायरियों का भंडार भंडार कुछ नहीं है, मैं तो वो 5-7 शायरियां रट रखी हैं, वैसे 5-7 रट रखी है भाई। और अरे एक और बता दूं भाई, उस कमरे में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ शायरी बोलने में, मैं कभी मैंने ऐसे भीड़ में शायरी नहीं बोली है। हाँ मैं भीड़ में भाषण जरूर दे सकता हूँ, मतलब गांव में ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन अच्छा पता नहीं चलता क्या, कोई कबूतर थोड़ी की बिल्ली आ गई, आंखें बंद कर लो। चलो देखता हूँ कोई अच्छी सी ढूंढता हूँ, तब तक लिखो फिर सुना दूंगा, पक्का है सुना दूंगा।
अरे तुम्हारे भावों के अकॉर्डिंग सुनाओ ना, मेरे भाव ठीक नहीं है, क्योंकि मन थोड़ा सा खुश होगा ना तो नींद उड़ेगी भाई। चलें लिखें भाई, लिखो बेटा, लिखोगे झीलें, 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 डैश टाड रन पलाया झील, टाड रन पलाया झील। अब इसमें लिखना पहली लाइन, बालूका स्तूपों के मध्य, मतलब टाडन पलाया झील है क्या, ये क्या है, तो बालूका स्तूपों के मध्य, बालूका स्तूपों के मध्य वर्षा जल से निर्मित, बालूका स्तूपों के मध्य वर्षा जल से निर्मित निर्मित अस्थायी व दलदली झील, बालूका स्तूपों के मध्य वर्षा जल से निर्मित अस्थायी व दलदली झील। अब लिखोगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, जोधपुर, जोधपुर में दो नाम है, बाप व लावा, है ना। जैसलमेर, जैसलमेर में पोकरण भाकरी बिरमसर, पोकरण भाकरी बिरमसर। बाड़मेर में थोब और रेडाना, थोब और रेडाना। बेटा लाठी सीज की लंबाई 80 किलोमीटर किताबें बोलती हैं, लेकिन मत जाना लंबाई लंबाई पे, नहीं बेटा लंबाई चौड़ाई का अपना काम का नहीं है, ये सब किताबें मोटी बड़ी कैसे हो, नोट्स मोटे कैसे हो, वही काम करती हैं। चूरू, चूरू में ताल छापर और पड़ीहारी, चूरू में है ताल छापर और पड़ीहारी। बोलूं, सुन लो, एक छोटी सी लाइन है, तुम्हारे लायक ही है। इश्क और इबादत कहाँ जुदा है, हाँ, इश्क और इबादत कहाँ जुदा है, कमबख्त जिस पर आ जाए वही खुदा है। हाँ चलो अब आ जाओ इधर। अब छोटी सी लाइन ये मिली मुझे, ठीक सी ही लगी तुम्हारे भावों के अकॉर्डिंग। हाँ अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, पक्का पक्का आगे लिखो। अब इसी टाडन और पलाया झील में लिखना है, इन झीलों के सूखने पर, टाड रन और पलाया झील में लिखना है, इन झीलों के सूखने पर की जाने वाली कृषि को, इन झीलों को, इन झीलों के सूखने पर की जाने वाली कृषि को कृषि को पलाया कृषि कहते हैं। ठीक है जी, और एक इसी में लिखोगे, जब ये झीलें उच्च लवणता वाली बन जाती हैं, एक लिखना, जब ये झीलें उच्च लवणता वाली बन जाती हैं तो इन्हें सेलिना झील कहते हैं।
ठीक है जी, हो गया। अब नोट लगा के लिखोगे साहब, अब नोट लगा के लिखोगे नेक्स्ट, या बिना नोट लगा लेना नेक्स्ट। ये झीलों वाला मैटर पूरा हो गया ना। अब लिखोगे बाप गांव जोधपुर, नोट लगा के। सांबर झील भी है बेटा, सांबर झील को भी इसी कैटेगरी में मानते हैं, लेकिन सांबर झील के साथ एक गड़बड़ ये होती है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? हाँ, ये बिजोलिया शिलालेख ये कहता था कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, तब ये इस कैटेगरी से बाहर हो जाती है। और भूगोल वाले तो यही मानते हैं कि झील प्राकृतिक है, कोई वासुदेव चौहान नहीं था, प्राकृतिक झील है, और उस कैटेगरी में ये टाडरन और पलाया की कैटेगरी में आती है। लेकिन ये बिजोलिया शिलालेख जो है ना, ये गड़बड़ कर गया थोड़ा सा। नहीं, पचपदरा मानव निर्मित है। नमक के उत्पादन के लिए लूणी नदी के प्रभाव क्षेत्र को सूखा करके पंचभद्रा झील का निर्माण करवाया गया था। मानव निर्मित है बेटा, वर्षा जल पे नहीं है, मानव निर्मित झील है बच्चे। अब लिखोगे बाप गांव जोधपुर, ये भी मानव निर्मित है। कायलाना भी तो मानव निर्मित है। हाँ जी, बाप गांव जोधपुर, इसमें लिखना बाप गांव में पहले लिखना बोल्डर, बाप बोल्डर। इस बाप गांव में क्या है? बोल्डर, कोस्टल में बाप बोल्डर है, जिसको हम लोग बाप बोल्डर बोलते हैं, कि यहां पर बोल्डर है। बाप गांव में क्या है? बोल्डर है, और उसको बोलते क्या है? बाप बोल्डर। अब इस बोल्डर के बारे में लिखना भाई, इस बोल्डर को अंडरलाइन करके इसकी पहली लाइन है कि बोल्डर होता क्या है। हिम नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा हिम नदी द्वारा निक्षेपित गोल व चिकने पत्थरों का जमाव। हिम नदी द्वारा निक्षेपित गोल व चिकने पत्थरों का जमाव। निक्षेपित का मतलब डाले गए, निक्षेप किए गए। नदी बहती हुई आती है, उसके साथ जो मलबा आता है वो कहीं पे ले जाकर के डाल देगी ना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेप। तो हिम नदी द्वारा निक्षेपित गोल व चिकने पत्थरों का जमाव, ये तो होता है बोल्डर। और एक इसी बोल्डर के साथ लिखना बाप बोल्डर का संबंध, बाप बोल्डर का संबंध परमेनियन युग, बाप बोल्डर का संबंध परमेनियन युग, कोष्टक में लिखोगे परमो कार्बोनिफेरस युग, कोष्टक बंद से है। इसका संबंध परमेनियन का भी नाम आ सकता है या परमो कार्बोनिफेरस युग से भी आ सकता है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी, या तो परमेनियन या परम। एक गांव है बाप और एक है बहादुरा, बाप और बहादुरा। एक गांव और है यहां पर बहादुरा, बहादुरा। या तो आएगा ये है कहां पर? ये आएगा इनका संबंध कौन से युग से है, या हिमानी का संबंध अपने कहां से आता है, ऐसी शब्दावली आती है इसकी। बढ़ूं आगे जी। अब देखो यहां पर एक नाम और आया है पोकरण, एक नाम और आया ना पोकरण। तो इस पोकरण को भी समझो, यहां पर क्या किए गए हैं? परमाणु परीक्षण। कौन से गांव में? हाँ जी, ये परमाणु परीक्षण कौन से गांव में किए गए हैं? खेतोलाई के अंदर किए गए हैं। और इस खेतोलाई में परमाणु परीक्षण जो किए गए दो चरणों में किया गया। एक तो है पहला चरण, और पहले चरण में परमाणु परीक्षण जो किया गया था भाई, ये किया गया था 18 मई 1974 को। और उस समय प्रधानमंत्री जो थी उसका नाम है इंदिरा गांधी। और यदि हम बात करें इस पहले चरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था
स्माइलिंग बुद्धा अर्थात मुस्कुराता हुआ बुद्ध, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन। क्या थी? बुद्ध पूर्णिमा, है ना। और बुद्ध है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा। और वैसे एक अपने यहाँ वन्य जीवों की वन्य जीवों की गणना भी होती है ना। जो वन्य जीव है ना उनकी गणना भी होती है। सामान्यतः कब से प्रारंभ होती है? हाँ जी, बैसाख पूर्णिमा। कब से होती है? बैसाख पूर्णिमा से। जो वन्य जीव है ना उनकी गणना कब से प्रारंभ होती है? बैसाख पूर्णिमा की। भाई इस वन में कितने से जीव हैं? बैसाख पूर्णिमा से होती है। चलो, तो एक तो ये हो गया। दूसरे चरण की बात करें, एक आता है सेकंड चरण, और सेकंड चरण के अंदर 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए, एक तो 11 और एक 13 मई वर्ष 1998। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना, ये उस समय परमाणु परीक्षण थे। और इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया? हाँ जी, बुद्ध पुनः मुस्कुराया। क्यों दोबारा नहीं मुस्कुराया? ऑपरेशन शक्ति, इसे नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। हाँ जी, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये आता है यहां से। चलो, तो एक तो ये हो गया पोकरण के साथ। और आगे चलें? हाँ जी, आगे देखो भाई, इसके अलावा इस पश्चिमी राजस्थान या शुष्क मरुस्थल में और क्या क्या चीजें आती हैं? अपने सामान्यतः जिले कौन से थे? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, यही तो पार्ट है। तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। इस जैसलमेर की भी बहुत सारे बातें जो है ना आपको पढ़नी है। जैसे एक तो हम पढ़ते हैं कि गुरुजी यहां पर है आकल वुड फॉसिल्स पार्क। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आकल वुड फॉसिल्स के पार्क के बिना अपना शुष्क मरुस्थल पूरा नहीं होता ना, इसलिए इसको जैसलमेर जिले के साथ पढ़ लेते हैं कि भाई जैसलमेर की बात करें, यहां पर एक आता है आकल वुड फॉसिल्स पार्क की बात की जाती है। फॉसिल्स पार्क, ये क्या कहानी है इसको समझो। ये है कहां पर? जैसलमेर में। एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इस आकलवुड फॉसिल्स पार्क की यदि हम बात करें, एक तो हमें यहां पर मिले समुद्री वनस्पति के अवशेष। यहां पे समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले, और ये जो अवशेष हैं ये 18 से 25 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और एक यदि हम बात करें भाई, यहां पर इस आकलवुड फॉसिल्स पार्क की बात करें तो हमें यहां से डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। कि डायनासोर के साक्ष्य या प्रमाण की बात करें, यह कहां से? इसी की बात की जाती है। इसी जैसलमेर की हम और चर्चा करें तो भाई यहां पर एक गांव आता फतेहगढ़। एक गांव है फतेहगढ़ जैसलमेर में। कि पूछे कि डायनासोर के प्रमाण कहां से मिले, तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर से। इस फतेहगढ़ से क्या मिले? इस फतेहगढ़ से हमें मिले हैं डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण। डायनासोर के विलुप्त होने के जो प्रमाण मिले, ये कहां से मिले? तो फतेहगढ़ जैसलमेर से। डायनासोर के होने के प्रमाण यहां से, और डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण कहां से मिले थे? फतेहगढ़ से मिले। इसके अलावा इसी जैसलमेर के अंदर एक स्थान आता है तनोट। ये भी पढ़ना जरूरी है, इसके बिना भी पूरा नहीं होता अपना पश्चिमी मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल। तनोट की बात करें, एक तो यहां पर क्या है भाई? तनोट माता का मंदिर है। एक तो यहां पे तनोट माता का मंदिर है। और यदि तनोट माता की यदि हम चर्चा करें, तनोट माता की बात करें, इनको कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी। और ये जो तनोट माता का मंदिर है, इसके रख रखाव की बात करें, रख रखाव की जाती है बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। और इसको बोलते हैं थार की वैष्णो देवी, तनोट माता। इसी तनोट की बात करें, यहां पर एक आता है भाई प्रोजेक्ट बोल्ड। यहां पर एक आता है प्रोजेक्ट बोल्ड। ये प्रोजेक्ट बोल्ड जो है यहां पर चलाया गया है काजरी और बीएसएफ के द्वारा। और इस प्रोजेक्ट बोल्ड के अंदर था कि जो तनोट है यहां पर रेत के टीले ज्यादा प्रसार करते थे। तो इस रेत के बॉर्डर पे है, ये तनोट बॉर्डर पे है। तो यहां पर कहा कि जो रेत के टीले हैं ना वो मूव करते हैं,
बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से सीमा के ऊपर जो सीमा रेखा उसकी रखवाली करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर बीएसएफ और काजरी ने मिलकर के क्या कहा कि यहाँ पर बांस के पेड़, बांस की जो बांस है उसको लगाना चालू किया, ताकि भाई रेत के टीलों को स्थिरीकरण किया जा सके। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बोल्ड है काजरी और बीएसएफ के द्वारा, और इसके तहत यहाँ पे लगाया क्या जा रहा है बांस, किसके लिए, रेत के टीलों का स्थिरीकरण के लिए, स्थिरीकरण के लिए अर्थात उनको रोकने के लिए। तनोट इसी जैसलमेर की बात करें, यहां पर एक स्थान आता है घोटारू, है क्या भाई घोटारू। यहां पे खास बात ये भी पढ़ना जरूरी नहीं, इसके बिना भी पूरा नहीं होता, मैं तो वो बता रहा हूं जो भी आते हैं गुरुजी, इसके अलावा और भी पढ़ेंगे कई बातें। इस घोटारू की बात करें, यहां से आ जाते हैं हीलियम गैस के भंडार। गुरुजी यहां पर हीलियम गैस के भंडार हैं। यदि हम बात करें इसी घोटारू में हीलियम गैस के भंडार है, तो यहां पर एक थीम पार्क भी है। यहां पर एक क्या बना हुआ है, थीम पार्क। ये थीम पार्क ऐसा है कि आसमान से, बेटा हाँ दिखाना है घोटारू का थीम पार्क। घोटारू में आसमान से देखने पर इंडिया दिखता है, वो थीम पार्क। यहां पर क्या है कि आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे पेड़ों से, ऐसा एक थीम पार्क बनाया गया है इसी घोटारू के अंदर। अभी दिखा दूंगा, जब यहां से ऊपर आसमान से देखते हैं ना, तो नीचे हमें क्या दिखाई देता है, इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। ऐसा एक थीम पार्क बनाया गया। और राजस्थान में कई थीम पार्क हैं। एक थीम पार्क तो केसर बाग, जयपुर या केसर बाग, सॉरी किशन बाग जयपुर ड्यून्स की पश्चिमी मरुस्थल की थीम पर जयपुर में कौन सा थीम पार्क बनाया गया है। 2021 के पेपर देखे होंगे तो पता लग गया होगा, 3-4 एग्जाम में आया था किशन बाग थीम पार्क। ऐसे थीम पार्क कई बन रहे हैं। इस जैसलमेर में भी ऐसा एक थीम पार्क और है, एक तो घोटारू में है और एक ऐसा ही थीम पार्क कहां पर है, जैसलमेर में एक जगह है जिसको हम लोग भूतिया गांव बोलते हैं, कुलधरा। हाँ, एक स्थान आता है कुलधरा गांव। और इस कुलधरा गांव की बात करें, इसी जैसलमेर के अंदर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतिया गांव। और इस कुलधरा गांव की बात करें, इसको बसाया किसने था, तो ये कहते हैं कि इसको बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसको बसाया गया था। और किसी शराब की वजह से ये इनको छोड़ करके चले गए थे, और आज यहाँ पे भूत है। ये सब चीजें आती हैं। और एक यहाँ पर बनाया गया थीम पार्क, और वो थीम पार्क कौन सा है, यहाँ पर बनाया गया कैक्टस गार्डन। हिंदी में क्या बोलते हैं इस कैक्टस को, नागफनी। तो जरूरी नहीं कैक्टस ही आए, एग्जाम में आ जाए नागफनी पार्क कहाँ है, तो नागफणी जो पार्क है वो भी कहां पर है, इसी कुलधरा गांव के अंदर है। तो लिखे यहां तक, लिखो भाई। अब लिखोगे जैसलमेर, पीछे लिखवा देना सब कुछ, ये बचा हुआ ना। अब लिखोगे पोखरण परमाणु परीक्षण उत्तरी की। सर हमारे 3rd ग्रेड का कोर्स लिया, आप भी 1st ग्रेड का करवा रहे हो। टाल कर दूंगा तो लिखवाण की हो गया पश्चिमी मरुस्थल। उतार लो बेटा पोखरण परमाणु परीक्षण, कैसे कैसे करें था। एक लाइन को छोड़ दे तो गुरुजी आपने छोड़ दिया, नहीं छोड़े तो ज्यादा पढ़ा दिया। हाँ, बानगढ़ भी भूतिया किला है। उतार लो बेटा इसको। अरे राम, एक तो कुलधरा भी दिखाना है, कुलधरा की भी निकाल लो।
हाँ जी, क्या लिखाऊं? इंडिया दिखाऊं? दिखाता हूं बेटा। इंडिया तो मैं कौन होता हूं उसे दिखाने वाला? भाई वो गाना आता ना किसका, सारे इंडिया घुमा दे मैनू, कौन सा किसका है? मतलब हाँ भाई, ये तो हो गया ना। अरे इधर ध्यान दो पहले, ये हो गया पार्ट। चलो उसके बाद अरे तू तो कह रहा था नहीं हुआ, और ऐसे बैठा है एकदम। मैंने आगे जब क्या कहा, इसने हाथ खड़ा किया, गुरु जी अभी नहीं हुआ, और अब ऐसे फिर वैसे बैठा है। हाँ जी, उसके बाद आप लिखोगे जैसलमेर, और जैसलमेर में क्या है उनकी बात। एक तो आकलवुड, इसकी फोटो दिखा सकते हो आकलवुड की भी? हाँ भाई, थोड़े से मेरे साथ साथ बढ़ना पड़ेगा ना। आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, समुद्री वनस्पति के अवशेष और डायनासोर के प्रमाण। सुन लो एक बार, फोटो भी दिखा दूंगा। फतेहगढ़ डायनासोर के, इसके प्रमाण नहीं मिलेंगे, फोटो नहीं मिलेगी आपको। डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण। तनोट, तनोट माता का मंदिर, तनोट माता के मंदिर के रख रखाव बीएसएफ। और इस तनोट माता को कहते क्या है? थार की वैष्णो देवी, और एक सैनिकों की कुल देवी। इनको थार की वैष्णो देवी और क्या कहा जाता है भाई? सैनिकों की कुल देवी भी बोलते हैं, सैनिकों की कुल देवी। वैसे भारत के अंदर सैनिकों की कुल देवी दो को कहा जाता है। एक तो कहा जाता है तनोट माता को, और एक आती बागेबो माता, जम्मू के अंदर है बागेबो। हाँ जी, बागेबो, जम्मू तवी के ऊपर ब्रिज है। उस तवी ब्रिज के ऊपर कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी, यदि वो तवी ब्रिज टूटता तो तवी नदी को क्रॉस करके हम लोग पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। तो उस वहां पर बागेबो माता का मंदिर है, ये कहते हैं कि उसकी वजह से वो सेफ रहा था। इसको कहा जाता है सैनिकों की कुल देवी, ऐसा भी कहा जाता है। अत्थारे की एक टाबर आयोगा कुछ पहले वाले। एक तनोट में प्रोजेक्ट बोल्ड है, काजरी और बीएसएफ, बांस के पेड़ है, रेत के टीलों के स्थिरीकरण के लिए, घोटारू हीलियम गैस के भंडार है, पार्क है, आसमान से देखने पर इंडिया दिखाई देता है, और कुलदरा गांव है, भूतिया गांव है, पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, और थीम पार्क है यहाँ पर, कैक्टस गार्डन। ठीक है जी, अब दिखाना बेटा कौन कौन सी फोटो आपके पास, दिखाना मुझे जी। ये तो जो है ना, ये तो है आकलवुड फॉसिल्स का। ये जो लकड़ी दिख रही है ना, ये लकड़ी है, समुद्री वनस्पति है। मतलब इसको बाहर इसको डिजाइन कर दिया गया कि लोग आए देखने के लिए, एज ए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको डेवलप किया गया। लेकिन ये जो लकड़ी है ये समुद्री वनस्पति है। ये तो है आकलवुड फॉसिल्स पार्क का। आगे चल बेटा दूसरा। ये है थीम पार्क। जैसल इस घोटारू के अंदर आसमान से देखोगे ना तो पेड़ लगे हुए हैं ये, और पेड़ लगे हुए इंडिया के फॉर्म में। तो आसमान से देखने पर ऐसा दिखाई देता है। ये घोटारू में है 2021 में। या तो आपकी वो लगी थी कॉलेज लेक्चर वाली, उसमें भी देख लेना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। सब करंट के साथ है, आपके भी जुड़ा हुआ है। अब ये करंट के भी बन गए, स्टेटिक जीके भी बन गया, अब ये ज्योग्राफी जुड़ गई। ये और कौन सा है? ये कुलदरा गांव है। मतलब आज भी ऐसे उजड़ी हुई छतरियां वत्रियां बनी हुई है, उजड़ा वासा गांव है। ये है वो कुलदरा गांव जी। अब उतार लो बेटा इसको। बेटा मैं नहीं कहता कुलदरा गांव को भूतिया गांव, लोग कहते हैं कि भाई कुल भूतिया गांव के नाम से अच्छा लगता, हम पूछते हैं उससे। मैं मना नहीं करता बेटा, मैं कोई बुरा नहीं कहता, कहते हैं कि किसी ने शराब दिया, ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ जी, फतेहगढ़ जैसलमेर में। उतार लो बेटा, या बोलूं? लिखो तो आकल जैसलमेर। जैसलमेर में पहली लाइन लिखनी है आकल वुड फॉसिल्स पार्क। आकल वुड फॉसिल्स पार्क, और इसमें लिखना पहली लाइन, यहां समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले हैं। यहां समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले हैं। और एक लिखना यहां डायनासोर के प्रमाण मिले हैं।
एक यहां पर क्या मिले, डायनासोर के परमाणु। उसके बाद जैसलमेर में दूसरा है फतेहगढ़। फतेहगढ़, और यहां पे लिखोगे डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण मिले। मैं नरेश कल बताऊंगा बेटा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मेरी नज़र में जोधपुर ठीक है, बाकी एग्जैक्ट मैं करंट कल्चर वाले टीचर से पूछ पाछ के बता पाऊंगा। मेरी नज़र में मुझे यहाँ आता है वो जोधपुर है। फतेहगढ़ डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण। उसके बाद जैसलमेर में नंबर 3 है तनोट। तनोट, तनोट में एक तो लिखोगे तनोट माता का मंदिर। तनोट माता का मंदिर, तनोट माता का मंदिर। और इस तनोट माता के मंदिर में एक तो हो जाएगा रख रखाव। इसका रख रखाव कौन करता है? बीएसएफ। रख रखाव कौन करता है? बीएसएफ। और एक तनोट माता की बात करें, इनको क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी व सैनिकों की कुल देवी। थार की वैष्णो देवी व सैनिकों की कुल देवी। थार की वैष्णो देवी व सैनिकों की कुल देवी। थार की वैष्णो देवी व सैनिकों की कुल देवी। इसी तनोट में एक लिखोगे यहां टीला स्थिरीकरण। यहां तनोट में लिखना है यहां टीला स्थिरीकरण, स्थिरीकरण हेतु। यहां टीला स्थिरीकरण हेतु अब लाइन पे आया धीरे धीरे। अर्पित कह रहा है बेटा मैंने नहीं लिखवाया था, और दूसरे में ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धा फिर मुस्कुराया। बुद्धा दोबारा कभी नहीं मुस्कुराया। ऑपरेशन शक्ति था, उसके बाद में एक मिशन शक्ति और आता है, ये भी बता दूं। जब अरे कोई बात नहीं, हो गई गलती। एक मिशन शक्ति भी आता है, ये भी बता दूं। 2017 में भारत के द्वारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था चांदीपुर रेंज उड़ीसा से। उसे नाम दिया गया था मिशन शक्ति। और ये जो 1998 वाला था, इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। दो हैं ये, ऑपरेशन शक्ति और मिशन शक्ति। 2017 चांदीपुर रेंज, शायद 9 सितंबर के आसपास की घटना है ना। इंडिया जी के है, तुम्हारे काम का नहीं है, राजस्थान जी के आएगा, इसलिए मैंने इसकी चर्चा उस समय नहीं की थी। लेकिन जब फिर मुस्कुराया तब आ गया। तो ये मिशन शक्ति और ऑपरेशन शक्ति दो हैं। बुद्धा फिर नहीं मुस्कुराया। जैसे गागरोनी तोता एक बार बोला कि पद्मिनी सुंदर है, दोबारा कभी नहीं बोला काश हमें भी मिल जाता तो ठीक रहता। मिला नहीं, तो ऐसे बुद्धा दोबारा नहीं मुस्कुराया। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है। किसका? हाँ, इसका प्रोजेक्ट का नाम था कोडवर्ड। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। कोडवर्ड का मतलब इस प्रोजेक्ट को किस नाम से एक्टिवेट किया गया था, वही है ना बेटा। ऐसा ज्ञान किसने दे दिया? कोडवर्ड था। अपन को चोरी थोड़ी ना कर रहे थे आपस में जी। एक लिखोगे यहां रेत के टीलों का स्थिरीकरण हेतु काजरी व बीएसएफ द्वारा। काजरी व बीएसएफ द्वारा। ज्यादा देखना तो जॉन इब्राहिम की एक मूवी है, वो देख लेना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और यदि भारत और पाकिस्तान की सीमा के विभाजन को देखना है तो एक मूवी आई थी जिसमें एक महिला जो होती, जो प्रोस्टिट्यूट होती है, उसका घर उस भारत पाकिस्तान की सीमा पे आ जाता है। बेगम जान। पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 14 से 17 अगस्त, कई 15 अगस्त बताते हैं। तो चीजें हम किसको देखते हैं, क्या देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है, ये अलग है। एक मतलब वैसा होती है जिसको हम लोग प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, उसका घर उस बाउंड्री लाइन पे आ जाता है। क्या कर रहा था दौर, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मतलब और ऐसे देख लेना, जॉन इब्राहिम की मूवी है जो पोखरण वाली, उसको देख लेना, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहां पर काजरी व बीएसएफ द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया गया, जिसमें बांस लगाया जा रहा है। जिसमें बांस लगाया जा रहा है। बांस लगाया जा रहा है।
बांस लगाया जा रहा है। ठीक है भाई, आगे चलूं। इसी जैसलमेर में भी तो और बढ़ाऊंगा 5-7 बातें, इतने से थोड़ी हुआ है। जैसलमेर की 5-7 बातें तो बाकी पड़ी हैं अभी। एक लिखोगे घोटारू, करंट का ये तो फायदा है, घोटारू। यहां लिखोगे सबसे बड़ा हीलियम गैस का भंडार। अगर राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा हीलियम गैस भंडार, सबसे बड़ा हीलियम गैस भंडार। और एक यहीं पे लिखना, आसमान से देखने पर, आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई देने वाला, आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई देने वाला थीम पार्क बनाया गया है। थीम पार्क बनाया गया है, थीम पार्क बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, कुलधरा। ये भी जैसलमेर में है, कुलधरा गांव, कुलधरा गांव। इसमें लिखना भाई, पहली लाइन, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। एक लिखना, इसे भूतिया गांव कहते हैं, इसे भूतिया गांव कहते हैं। भाई किसी की भावनाओं को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, पढ़ाना पड़ता है हमें तो, है ना। इसे भूतिया गांव कहते हैं। और एक लिखोगे, इसे पालीवाल ब्राह्मणों के संदर्भ में 2 चीजें हैं। एक तो पाली से थे, वहां पर किसी मुगल शासक के साथ लड़ाई होती है तो वो अपने जनेऊ, ये कहते हैं 2 मण जनेऊ और 10 मण चूड़ा, ऐसा कुछ वहां पे लोग मारे गए थे। जो ब्राह्मणों का जो जनेऊ उतरा था वो 2 मण था, और महिलाएं जो विधवा हुई थी उनके जोड़े, जो जो क्या बोलते हैं उनको, चूड़ा जो बोलते हैं ना, उनका वजन था। तो उन्होंने कुएं में डाल दिया था, और वहां पर अभी वो लोग से रक्षाबंधन नहीं मनाते पालीवाल, और फिर वो वहां से माइग्रेट होकर के दूर जाते हैं, जाकर के कुलधरा बसाया। यहाँ पर भी कोई श्राप श्रूप लग गया था, सब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब कई चीजें ऐसी। तो एक लिखोगे, यहां कैक्टस गार्डन थीम पार्क बनाया गया है। यहां कैक्टस गार्डन थीम पार्क बनाया गया है। यहां कैक्टस गार्डन थीम पार्क बनाया गया है। यहां पे कैक्टस गार्डन थीम पार्क बनाया गया है। चलो, है ना। अभी जैसलमेर की कई बातें बाकी हैं बेटा, वो सब चर्चा कल करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।